रफ्ता रफ्ता मुझ पर सारे हालात इंकिशाफ होते जा रहे थे। गोया ऐसा लग रहा था जैसे अमीर शाह साहब ने मेरी रहनुमाई की थी। मुझे अब गंगाधर का ही इंतज़ार था, क्योंकि मुझे उससे वो कहानी सुनना थी। गंगाधर लौट आया और उसने फिर मुझे वो कहानी सुनाना शुरू कर दी। उसने कहानी का आगाज़ कर दिया। कहने लगा, महाराज, कहानी कोई ज़्यादा अरसा पुरानी नहीं है। हमारी आबादी में बहुत खुशहाली थी। कोई झगड़ा, कोई मुसीबत, कोई परेशानी हमारी आबादी में थी ही नहीं। लेकिन फिर पता नहीं कहाँ से वो देव सिंह यहाँ पर आ गया। उसने आबादी से कुछ दूर अपना स्थान बना लिया। वो खुद को बहुत बड़ा देव कहता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है शाजिल महाराज कि न जाने उस देव ने कैसे, पर यहाँ पर बहुत सारे अपने साथी भी बना लिए जो उसके इशारे पर दंगा फसाद कर दिया करते थे। उसने ही लोगों के दिलों में नफरत की बुनियाद डाली और सारे धर्म के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। ये तो वैसे महाराज इस बस्ती का मामला है, लेकिन महाराज जो हमारे साथ हुई है वो तो इससे भी बुरी दुर्गति है। महाराज, हमारी पत्नी बहुत ही पतिव्रता औरत थी और कभी भी हमसे अलग नहीं सोचती थी, ना ही हमारे खिलाफ जाती थी कभी। पर पता नहीं एकदम से उसे क्या हो गया। समझ लीजिए कि उस पापी देव ने हमारे घर पर साया डाल दिया था, जिसकी वजह से ये सब हुआ है। सरोजनी उसका नाम था। एक बिल्कुल ही सीधी सादी औरत थी, बिल्कुल घरेलू। उसने मेरे इशारों के बगैर कभी कुछ मेरे खिलाफ काम ही नहीं किया था साहब, लेकिन पता नहीं कैसे, पर मैंने महसूस कर लिया था कि वो धीरे धीरे बदलती गई। वो चोरी छुपे कोई जाप कर रही थी, जो शायद उसे उस देव ने ही बताया था। वो चोरी छुपे बड़बड़ाती रहती थी। एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया, सरोजनी, ये तुम क्या जाप करते रहती हो, क्या पढ़ते रहती हो? तो साहब, आप यकीन नहीं करेंगे, जो औरत मेरे सामने कभी आवाज़ नहीं उठाती थी वो मुझ पर बिगड़ गई। महाराज, मैं तो सोच भी नहीं सकता था उसने वो काम कर दिया। उसने हमारे घर की ही चीज़ें तोड़ना फोड़ना शुरू कर दी और बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। और मैं गुस्सा करने के बजाय अब मेरी बीवी के बारे में सोचने लगा कि आखिर इससे हुआ क्या है। फिर मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। एक दिन की बात है, उसका कमरा अंदर से बंद था और पता नहीं कैसे, पर अंदर से किसी मर्द की भी आवाज़ आ रही थी। जैसे ही मैंने गैर मर्द की आवाज़ अंदर से सुनी तो मैंने गुस्से से बेकाबू होकर कुल्हाड़ी हाथ में ले ली और दरवाज़ा तोड़कर मैं अंदर की जानिब घुस गया। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि वो उस वक्त भी कमरे में अकेली ही थी। महाराज, आप यकीन करें या ना करें, मैंने कमरे का एक एक सुराग छान डाला था, एक एक चीज़ को उथल पुथल करके देख लिया था, लेकिन वहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं मिला और मुझे शर्मिंदा होकर खामोश होना पड़ा। अब मैं भला कह भी क्या सकता था अपनी बीवी को, क्योंकि वहाँ पर उस पर शक तो कर लिया था, लेकिन सुराग मेरे हाथ में एक भी नहीं था। सरोजनी के रंग ढंग बदलते जा रहे थे। वो 16 श्रृंगार करने लगी। उसके चाल चलन अब मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। मगर महाराज, ताज्जुब की बात तो ये थी कि कभी भी मैं उसे एक बार भी किसी बुरे हालात में पकड़ ही नहीं पाया। अब मैं करता भी क्या, आप ही बताइए। मुझे तो ये लगता था कि वो खुद पागल है और मुझे भी पागल बना रही है। उस वक्त तक तो महाराज मुझे उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। फिर एक शाम की बात है, वो अपने कमरे में गई तो मैंने कमरा बंद देखकर उसे आवाज़ दी, लेकिन इन सब के बावजूद उसने दरवाज़ा नहीं खोला। असल में अब मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मुझे अब फिक्र भी होने लगी थी। मुझे लगता था जैसे बात बिगड़ गई है और अब मुझे इसकी तफ्तीश में जाना बेहद ज़रूरी है। मैं चुपचाप रहा। फिर जब सब लोग सो गए और चाँद निकल गया तो मैं बाहर आया। चोरी छुपे में बाहर आ गया था और महाराज यही समय सही था उसको पकड़ने के लिए। मैंने देखा कि सरोजनी सजी सवरी सच समझ कर बाहर आ रही है। फिर वो तेज़ी से आगे बढ़ गई। पानी अब हद से ज़्यादा गुजर चुका था, पानी हद से ऊपर हो चुका था। अब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और मैं कुछ भी कर सकता था। बहरहाल वो आगे आगे चलने लगी और मैं उसका पीछा करने लगा। फिर जब वो देव सिंह के मंडल तक पहुंच गई तो मेरा गुस्सा अब 7वें आसमान पर जा चुका था। वो पायल पहनी हुई थी और छन छन करती हुई सरोजनी आगे बढ़ी और मैं उसे अंदर जाता हुआ देखता ही रह गया। और मेरे मन में तो जैसे आग सुलग उठी थी। मैंने सोचा, अच्छा तो ये मामला है। हालांकि देव सिंह की जो बातें थी वो पूरे किला हैदर बख्श में फैली हुई थी और लोग न जाने उसके बारे में क्या क्या कहते रहते थे। मैं जैसे ही आगे बढ़ा तो देव सिंह के उस मंडल का दरवाज़ा बंद हो गया। मैंने लाख टक्करें मारी उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाज़ा हिला तक नहीं था। फिर कुछ दूरी पर मुझे रोशनी नज़र आई। मैं उस तरफ चला गया। मैंने सोचा देखूं तो सही कि आखिर यहाँ पर ये लोग आखिर करते क्या हैं। इतने सारे लोग इकट्ठे होकर क्या कर रहे हैं इस जगह पर। कुछ दूर पर इलाके में रोशनी दिखी थी तो मैंने सोचा मेरे जानने वाले अगर वहाँ पर होंगे तो मैं इन लोगों को कहूँगा, देखो हमारे इलाके में क्या क्या हो रहा है। जब मैं उस जगह पर पहुंचा तो वहाँ बहुत ही खूबसूरत तख्त पर देव सिंह विराजमान था, यानी देव सिंह वहाँ पर बैठा हुआ था।
और सरोजनी उसके सामने एक खूबसूरत लिबास में खड़ी हुई थी और भी बहुत से लोग वहाँ पर मौजूद थे। महाराज शाजिल, शायद आप मेरी बात को कहानी समझोगे या कोई मनगढ़ंत बात, लेकिन मैं आपको एक एक लफ्ज़ सच बता रहा हूँ, वरना कौन अपनी बीवी का ये राज किसी को बताएगा, वो भी झूठ मूठ। गंगाधर का सांस बुरी तरह फूल रहा था। उससे मुझे ये महसूस हो रहा था कि गंगाधर शायद अब बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रहा है। मैंने गंगाधर को तसल्ली दी और कहा, गंगाधर आगे बताओ फिर क्या हुआ। तो वो कहने लगा, महाराज उसके बाद वो हुआ जिस पर मेरी आंखों को यकीन नहीं हुआ और जिसका मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। गंगाधर अब अपनी पेशानी से पसीना पोंछने लगा था। तो मैंने पूछा, लेकिन क्या हुआ था गंगाधर, ये तो बताओ, आखिर हुआ क्या था। महाराज जब मैं वापस आया अपने घर तो मैंने ये देखकर हैरानी का इजहार किया कि मेरी बीवी तो आराम से अपने ही घर पर अपने ही रूम में सो रही है। मैं भी हैरत से चौंक गया और मैंने कहा, फिर? तो गंगाधर बोला, फिर हर रात यही होने लगा था साहब। अब हर रात वो सजती संवरती देव सिंह के सामने जाती और वो सब होता जो मैंने आपको बताया। रात गए वो बाहर निकलती, फिर न जाने वो कब वापस आ जाती, मुझे ही मालूम नहीं पड़ता था साहब। मैंने उसके बाद कभी भी दोबारा सरोजनी का पीछा नहीं किया। मुझे ये बात समझ में नहीं आई थी गंगाधर की। तो मैंने कहा, ज़रा एक बात तो बताना गंगाधर। वो कहने लगा, जी साहब पूछिए। मैंने कहा, तुम कह रहे थे जिस रात तुमने उसका पीछा किया तो तुमने उसे वहाँ पर देखा और वहाँ तुम घुस नहीं पाए, लेकिन तुम उसी रात जब घर आए तो तुमने उसे घर पर देखा जैसे कि वो कहीं पर ना गई हो। तो वो कहने लगा, जी महाराज। तो मैंने कहा, उसके बाद जब वो दोबारा वहाँ गई तो क्या तुमने उसे कमरे में तलाश किया था गंगाधर? क्या वो उस वक्त भी कमरे में मौजूद थी? तो वो कहने लगा, नहीं। तो मैंने कहा, तुम्हारा मतलब है गंगाधर यानी कि वो गई थी? तो वो कहने लगा, जी महाराज वो गई थी और जाती रहती है, क्योंकि देव सिंह जो है ना वो एक शैतान है, कोई देवदेव नहीं है बल्कि एक शैतान है। लोग उसके बारे में उतना नहीं कहते जितना हम कहते हैं, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं साहब। संसार बर्बाद हो गया हमारा, हमारी इज्जत तो लुट गई, तार तार कर दी उस देव सिंह ने हमारी इज्जत को और हम सबको। बस मालिक अब तो जीवन ही गुजार रहे हैं। मन तो ऐसा चाहता है कि। इतने में ही मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, बस गंगाधर बस, हिम्मत रखो, ऐसे हार नहीं मानना है हमें। तुम सच्चे हो और वो झूठा है, एक ना एक दिन देख लेना झूठ का मुंह काला ही होगा। गंगाधर मायूसी से बोला, ना जाने झूठ का मुंह कब काला होगा महाराज। मैंने कहा, होगा, जरूर होगा। मैंने उसकी हिम्मत अफजाई करते हुए उसे हिम्मत दे दी। उसके बाद मैंने गंगाधर से पूछा, गंगाधर जरा ये तो बताओ, किला हैदर बख्श के दूसरे लोग उस देव सिंह के बारे में आखिर क्या कहते हैं? बस महाराज मैं आपको बता चुका हूँ जो बताना था। ये सब लोग उसके बहकाए हुए हैं, वरना पहले ये सब लोग बिना नफरत के मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहा करते थे। गंगाधर से सारी सच्चाई सुनकर मुझे ये एहसास हो गया था कि कमालुद्दीन साहब और अमीर शाह साहब ने मेरे लिए ये दरवाज़ा आखिर क्यों खोला है। बात हो ना हो ज़रूर कुछ थी, इन नफरतों के पीछे ज़रूर कोई शैतान ही है। और जिस तरह गजराज का खात्मा मेरे ज़रिए करवाया गया था, इसी तरह अब शायद देव सिंह का मुझसे सामना होगा और उसका भी शायद खात्मा करवाना चाहते हैं। शायद ऐसा ही हो और ऐसा नहीं भी हो सकता है। बहरहाल अब मुझे खामोशी के साथ अपना काम चालू करना था और ये भी देखना था कि काम आखिर शुरू किया जाए तो कैसे शुरू किया जाए। दो नाम मेरे सामने थे, एक तो ठाकुर विजय सिंह और दूसरा कमर फारूक अली। विजय सिंह तो बहुत अच्छा मेज़बान था मेरा, अब ज़रा मुझे कमर फारूक अली को भी देखना था। ये भी देखना था कि दोनों में से पलड़ा किसका ज़्यादा भारी है। अलबत्ता ये बात मेरे इल्म में आ गई कि असल जो मामला है यहाँ पर जो चल रहा है उसमें असल मामले में ना ही कोई किरदार ठाकुर विजय सिंह का है ना ही कमर बख्श का, बल्कि इन नफ़रतों को, इन बुराइयों को दिलों में समाने वाली जो हस्ती है वो तो देव सिंह की हस्ती है। मैंने फैसला किया कि थोड़ा वक्त मैं अब ठाकुर विजय सिंह के साथ गुजारूंगा, उसके बाद मैं कमर फारूक अली को देखूंगा और उसके बाद ही मैं देव सिंह से मिलूंगा। इस फैसले से जो मैंने अपने आप से किया था, इससे मैं अब बहुत ज़्यादा मुतमईन हो चुका था। इसमें कोई शक नहीं था कि इन तमाम मामलात से मेरा कोई ताल्लुक दूर दूर तक ही नहीं था, लेकिन ये जो जिम्मेदारियां जिन शख्सों की जानिब से, जिन शख्सियतों के मालिक की जानिब से मेरी तरफ सौंपी गई थी, उन्हें पूरा करना अब मेरे लिए बेहद ज़रूरी था। यहाँ पर विजय सिंह ने मेरे लिए बहुत सारे इंतजामात कर दिए थे। विजय सिंह मेरे ऊपर अपनी अच्छाइयों की धाक बिठाना चाहता था। उसे मालूम था मैं मुसलमान हूँ, इसलिए मेरे लिए सारे इंतजामात किए गए थे और ये एक अच्छी कोशिश भी थी। अगर वो कोई बुरा इंसान होता तो उसे क्या पड़ी थी कि मुझ जैसे मुसलमान शख्स को वो कोई अहमियत देता। मैंने एक बात नोटिस की थी कि जो मुलाजमा मेरे लिए फल वगैरह लाती थी, उसके चेहरे की कैफियत कुछ अजीबो गरीब ही थी। अपने तमाम अखलाक और शराफत के बावजूद मेरी निगाहें उसको देखे बिगर नहीं रह पाती थी और मेरी नज़र उस पर चली ही जाती थी। आंखों पर हया और चेहरे पर ऐसी नरमी कि इंसान का दिल खुद ब खुद ही खींच ले।
बर्तन में फल रखते हुए मेरे सामने उसने रखे और उसने मुझसे कहा, हम दूध निकाल दें बर्तन में? मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं देख लूँगा, मैं निकाल लूँगा, शुक्रिया। लेकिन तुम्हारा नाम क्या है लड़की? उसने कहा, हमीदा। मैंने चौंक कर कहा, क्या नाम बताया तुमने? हमीदा? मेरे पूछने पर वो दोबारा बोली, हाँ मेरा नाम हमीदा है। मैंने कहा, मुसलमान हो? तो उसने कहा, हाँ। तो मैंने कहा, हमीदा मुझे माफ़ करना, मेरा मकसद तुम्हें ज़्यादा देर तक यहाँ पर रोकना नहीं है। मैं बस यही जानना चाहता हूँ कि अगर तुम मुसलमान हो तो विजय सिंह के यहाँ मुलाजमत क्यों करती हो? तो वो कहने लगी कि इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरे बाबा ने मुझे कहा है। मैंने कहा, मुझे बात समझ में नहीं आई। उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई जिससे मुझे हिम्मत आ गई। मैंने कहा, तुम्हारे बाबा ने तुम्हें नौकरी के लिए यहाँ पर रखवाया है, क्या विजय सिंह ये जानता है कि तुम एक मुसलमान हो? तो वो कहने लगी, नहीं साहब, वो नहीं जानते कि मैं मुसलमान हूँ। मैं उसकी ये बात सुनकर चौंक पड़ा। मैंने उसे हैरान निगाहों से देखा और मैंने उससे पूछा, क्या तुमने यहाँ पर हिंदू बनकर नौकरी हासिल की है? तो वो कहने लगी, हाँ साहब। तो मैंने कहा, मगर क्यों? तो वो कहने लगी कि इसलिए कि विजय सिंह जो भी कर रहा है के बारे में मालूमात हासिल करें और बाबा को उसकी खबर दे दें। लड़की ने जवाब दिया तो मैं उछल पड़ा क्योंकि वो जो कुछ भी कह रही थी वो बहुत संगीन उन्नीयत का था। मैंने फिर उससे सवाल किया, गोया कि तुम विजय सिंह के घर की खबरें अपने बाप को देती हो? तो वो कहने लगी, हाँ। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा बाप वो खबर कहाँ देता है? तो वो कहने लगी, मुझे नहीं मालूम। मैंने पूछा, तो क्या तुम्हारे बाबा ने ये नहीं कहे तुमसे कि ये बात किसी को भी नहीं बतानी है? तो बोली, कहा था। तो मैंने उससे पूछा, तो फिर तुमने मुझे क्यों बताई? मैंने अभी उससे पूछा ही था कि अचानक कदमों की आवाज़ बाहर से आने लगी और वो बाहर निकल गई और मैं भी हैरान और परेशान रह गया और मैं हैरत से दरवाजे की तरफ देखता रहा। उस लड़की ने मेरे दिमाग के चूल्हे तक हिला दिए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की कौन है और इसने मुझे इतना बड़ा राज आखिर कैसे बता दिया। आखिर क्या होने वाला है अब आगे? इस लड़की में भी क्या माशा ही आकर शाजिल की मदद कर रही है या फिर यह लड़की कोई साजिश रच रही है शाजिल के खिलाफ? ये सब जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची घटना या अपनी स्टोरी हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं या किसी भी तरह की आप स्टोरी हमारे चैनल से अपलोड करवाना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज माई स्टोरी बुक को फॉलो करें।